स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए ज़्यादा बात न करते हुए हम पहले टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या हम आज पढ़ेंगे। देखिए हम पढ़ रहे हैं मतलब लैंगिक जनन, पुष्पों में लैंगिक जनन के द्वारा किस तरीके से उनमें जनन होता है और उन जनन में कौन कौन से चीज़ें होती हैं, मतलब पूरा प्रोसेस उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें पुष्पों में लैंगिक जनन के बारे में समझने से पहले हमें समझना होगा पुष्प के बारे में। तो कैसे होता है, देखिए जब एक ही जाति के पौधे के पुष्पों के बीच में आपस में जनन क्रिया करवाई जाती है तो उसको लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो उसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लैंगिक जनन में पुष्प की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आवृतबीजी पौधों में पुष्पीय जनन होता है। पुष्पों में जो है नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों फूलों में ही पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले हम पुष्प की संरचना पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये होता है पुष्प, कोई भी पुष्प जो आवृतबीजी होता है जिसमें बीज होते हैं उसको आवृतबीजी पौधा बोला जाता है। जैसे आप गुड़हल का पुष्प ले लीजिए, सरसों का पुष्प ले लीजिए, कोई भी पुष्प ले लें तो देखेंगे कि जो पुष्प होता है इस तरीके की संरचना होती है उसकी। तो उस पुष्प में कितने हिस्से होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये यहाँ पे इसको ये डंठल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डंठल बोलते हैं। इसको बोला जाता है पुष्प वृंत। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पुष्प वृंत। और ये होता है खाली होता है। ठीक है, मतलब हॉलो कहने का मतलब ये शुकाय हिस्सा होता है, इसको बोला जाता है पुष्प वृंत। और इस पुष्प वृंत के ऊपर जो है, इसी पुष्प वृंत के ऊपर जो है पूरा पुष्पासन स्थित होता है। ये पुष्पासन है और इसी पुष्पासन पर ये पूरा पुष्प जो है वो आधारित होता है, आधार के रूप में स्थित होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं बाह्य दल। ये क्या है? ये पूरा दल ही है। देखिए ये जो उसमें पत्तियां जैसी निकली होती हैं, जो आप देखेंगे पुष्प तो पुष्प होता है, उसके नीचे भी तमाम दलपुंज जो होते हैं। जैसे आपने देखा हो गुलाब का देखा हो तो गुलाब का फूल होता है, उसके नीचे आधार में क्या होता है, इसी तरीके का हरा हरा दलपुंज होता है। ठीक है, पंखुड़ी जिसको कह सकते हैं, पंखुड़ी तो नहीं बोलेंगे लेकिन ये पत्तियों का एक पूरा पत्ती ही होता है। तो ये बाह्य दल है। तो एक ये हो गया, ये हो गया, दो हिस्से होते हैं, ये ऊपरी हिस्से होते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं। इसको बोला जाता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज का मतलब एक दल हो गया और दूसरा दल हो गया। ठीक है, इसको ये बाहरी हिस्सा होता है, सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, सबसे नीचे का हिस्सा होता है, ये हरे कलर का होता है। तो बाह्य दलपुंज किस तरीके का होता है? ये होता है हरा होता है। ठीक है, और ये करता क्या है? ये जो है भोजन निर्माण करने का काम करता है। भोजन निर्माण का काम जो है ये बाह्य दलपुंज जो है ये भोजन निर्माण करने का काम करता है। कहने का मतलब ये हरा इसीलिए होता है क्योंकि पेड़ पौधे का जो हिस्सा हरा होगा उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोफिल की वजह से उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसकी वजह से भोजन निर्माण करने की क्षमता उसमें हो जाती है। तो ये बाह्य दलपुंज दोनों होते हैं, ये क्या करते हैं? ये हरे कलर के होते हैं और इनका काम होता है भोजन का निर्माण करना। और भोजन निर्माण करेंगे तो ये किसके लिए करेंगे? इसी पुष्प चक्र के लिए ये भोजन का निर्माण करते हैं। तो बाह्य दलपुंज का यही काम होता है, ये हरे कलर का होता है और ये भोजन निर्माण करने का काम करता है, जिससे पुष्प को मतलब इसके जो अन्य हिस्से हैं उसको भोजन प्राप्त होता रहे और वो अपने आगे की क्रिया कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट है दलपुंज। देखिए ये तो बाहरी हिस्से में तो इसको बाह्य दलपुंज कहते थे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये है, ये और ये दलपुंज होते हैं। कहने का मतलब दलपुंज कैसे होते हैं? दलपुंज जो होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक है, इनका मेन काम क्या होता है? ये कीटों को आकर्षित करते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं। जब कीट आकर्षित होंगे तभी वो परागण की क्रिया इसमें ये करते हैं। ठीक है, तो ये जो दलपुंज होते हैं ये रंग बिरंगे होते हैं
और ये करते क्या है, ये कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे हम कि कीटों को क्यों आकर्षित किया जाता है। तो अभी हम केवल जान रहे हैं इस पुष्प के जो हिस्से होते हैं उनके कार्य जान रहे हैं। ठीक है, तो दलपुंज कैसे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कीटों को आकर्षित करना, मतलब फूलों की ओर जो कीट पतंगे होते हैं, जैसे भंवरा हो गया, तितलियां हो गई, अन्य जो कीट हो गए, उनको आकर्षित करने का काम दलपुंज का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पुमंग। पुमंग को बोला जाता है, यहाँ पे समझने वाली बात यह है पुमंग क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं पू लिखा हुआ है। पू मतलब मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ, पू मतलब होता है पुरुष, और अंग पुरुष का अंग, कहने का मतलब नर जनन अंग। ये पुष्प का नर जनन अंग होता है, नर जनन अंग, पुष्प का नर जनन अंग, नर जनन अंग। ये जो पुमंग होता है ये पुष्प का नर जनन अंग होता है। इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए अब इसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये इसको कहा जाता है परागकोश, और ये जो यहाँ तक गई हुई है इसको कहा जाता है पुतंतु। क्या बोलते हैं, पुतंतु। तो इसमें देखिए तमाम इसी तरीके के आप फूल आप देखेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप देखिएगा, चाहे गुड़हल का फूल ले लीजिए, सरसों का फूल, कोई भी फूल आप ले लेंगे तो उसमें देखेंगे इस तरीके की संरचना पाई जाएगी, इस तरीके की संरचना पाई जाएगी। तो वो संरचना क्या है, वो पुंकेसर मतलब पुमंग होते हैं। तो ये जितने भी इस तरीके की संरचना पाई जाएंगी, यही जो है नर जनन अंग होते हैं, मतलब पुष्प के नर जनन अंग होते हैं। इन्हीं को पुमंग बोला जाता है। और इसकी प्रत्येक इकाई को, प्रत्येक इकाई मतलब इसमें तो बहुत सारे हैं, तो इसको ये एक इकाई होगी, ये दूसरी इकाई, ये तीसरी, मतलब जितने भी होंगे ये अलग अलग इकाई हैं। उन अलग अलग इकाई के कई हिस्से होते हैं। देखिए अब ये मैं इस पुमंग के इस हिस्से को ले रहा हूँ, मतलब ये नर जनन अंग है पुष्प का। तो इसमें ये जो हिस्सा होता है ये होता है परागकोश। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, परागकोश आता है, परागकोश, और क्या आते हैं, पुतंतु। मैंने ऊपर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ये परागकोश और पुतंतु मिला के क्या बनेंगे, पुंकेसर बनते हैं। ये जो परागकोश, ये जो हिस्सा उभरा हुआ हिस्सा होता है ये होता है परागकोश, और ये होता है पुतंतु। परागकोश और पुतंतु को जोड़ने वाली नली को योजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, योजी बोला जाता है। तो पुमंग किसको बोला जाता है, पुमंग का मतलब होता है नर जनन अंग, मतलब पुष्प का नर जनन अंग, उसको पुमंग बोला जाता है। और पुमंग यही सब है, इनको पुमंग बोला जाता है। और इसकी हर एक इकाई को, मतलब चाहे इसको ले लें आप, इसको ले लें, किसी को भी, तो इसमें दो हिस्से होंगे, ये होता है परागकोश और ये होता है पुतंतु। अब परागकोश का काम क्या होता है, देखिए परागकोश में परागकण बनते हैं। परागकण उसी को बोला जाता है जिसको युग्मक बोलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, अभी जान लेते हैं परागकोश क्या है और उसमें क्या होता है। तो परागकोश में परागकण होते हैं और परागकण को नर युग्मक बोला जाता है। परागकोश को क्या, परागकण को क्या बोला जाता है, नर युग्मक बोला जाता है। तो परागकोश, कोश माने संचित करने वाला स्थान, और किसको संचित करता है, परागकण को। तो आप इससे समझ सकते हैं परागकोश का क्या मतलब होता है, परागकणों को संचित करने वाले स्थान को परागकोश बोला जाता है। मतलब इसमें जो है परागकण बनते हैं, परागकोश में परागकण बनते हैं। तो ये होता है। ठीक है, अब ये नली क्यों बनी हुई है, ये इसको भोजन उपलब्ध कराने के लिए बनी, क्योंकि यहाँ से देखिए ये बाह्य दलपुंज उसको क्या करता था, भोजन निर्माण करता था, और ये पूरे हिस्से में जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर परागकोश में जाता है। तो जो परागकण होते हैं वो जिंदा रहने के लिए, मतलब इस नली के द्वारा इनको भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया पुंकेसर वाला हिस्सा। ठीक है, अब देखते हैं जायांग या स्त्री केसर। जायांग का मतलब स्त्री केसर आप समझ सकते हैं, इसको मादा जनन अंग भी बोला जाता है। पुष्प का मादा जनन अंग, मादा जनन अंग। याद करने के लिए आपको बता दें, यहाँ पे जायांग, जायांग का मतलब होता है स्त्री का जनन अंग। जायांग का मतलब होता है
मादा जनन अंग, मतलब पुष्प का मादा जनन अंग, ठीक है। इसी को स्त्री केसर भी बोला जाता है, स्त्री केसर। अब स्त्री केसर में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं तो देखते हैं, ठीक है। स्त्री केसर में आप ये वाला हिस्सा देखिए, ये जो गोल गोल उभरा हुआ फूला हुआ हिस्सा है, ये क्या है, ये अंडाशय है, अंडाशय, ठीक है। अब और अंडाशय हो गया, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये एक सुराही की जैसी एक संरचना बनी हुई है इसमें, इसको बोला जाता है वर्तिका। वर्तिका मतलब सुराही होता ही है, ठीक है। वर्तिका का मतलब क्या होता है, सुराही होता है। तो ये जो सुराही जैसी संरचना है ये वर्तिका है, और ये जो फूला हुआ हिस्सा है गोल गोल अंडाकार रूप में, इसको अंडाशय बोला जाता है। और ये जो ऊपर का हिस्सा हुआ है वर्तिकाग्र इसका नाम है, स्टिग्मा इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वर्तिकाग्र का मतलब आप समझ सकते हैं, वर्तिका धन अग्र, वर्तिका मतलब सुराही का, अग्र माने अगला हिस्सा, जो वर्तिका का अगला हिस्सा होता है इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। और ये कैसा होता है, ये चिपचिपा होता है। ये कैसा होता है, चिपचिपा होता है। चिपचिपा क्यों होता है, इसलिए होता है कि ये पराग कण जब यहाँ पे आए तो इसमें चिपक जाए, ठीक है। और जब इसमें चिपकेंगे तो पराग कण ऐसे होते जाएंगे। और ये अब देखिए, अब यहाँ पे ये अंडाशय है ना, अंडाशय है, तो अंडाशय में छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको कहा जाता है बीजांड बोला जाता है, ठीक है। ये बीजांड, बीज जिसको ओवल बोलते हैं, ठीक है, अंडे। ये क्योंकि ये मादा जनन अंग है तो अंडाशय का निर्माण, अंडे का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। जैसे परागकण का निर्माण परागकोश में होता था, नर युग्मक है, परागकोश क्या है, नर युग्मक है, और मादा युग्मक क्या है, अंडा है, ठीक है, बीजांड है, ठीक है, अंडा जिसको कहते हैं। तो अंडे का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है, ठीक है। अब उसके बाद बीजांड में क्या होता है, बीजांड से बीजों का निर्माण होता है, और जो ये अंडाशय है इससे फल भित्ति का निर्माण। आपने फल देखा होगा, आम का फल देखा होगा, बहुत सारे फल होते हैं, उसमें जो बीज बना होता है, बीज जो उसके अंदर बिया रहता है वो बीजांड से बनता है। और ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, जो उसका गुच्छा वाला हिस्सा होता है, वो अंडाशय से बनता है, ठीक है। इस तरीके से बीज और फल भित्ति, उसको फल भित्ति, अंडाशय से क्या बनता है, फल भित्ति बनता है, और बीजांड से क्या होता है, बीज बनता है। बीज, यही बीज और फल भित्ति मिलकर फल का निर्माण कर देते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा। तो स्त्री केसर में कौन कौन से हिस्से आते हैं, इसमें आते हैं अंडाशय, अंडाशय आता है, उसके बाद आपने देखा वर्तिका आता है, वर्तिका, फिर वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। इतनी चीजें मिलकर जो है स्त्री केसर मतलब मादा जनन अंग का निर्माण करते हैं। और आपको हम बता दें कि पेड़ पौधों में क्या होता है कि पुष्प में ही, एक ही पुष्प में नर हिस्सा भी होता है और मादा जनन अंग भी होता है, मतलब दोनों जनन अंग जो है एक ही पुष्प में होते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें किसी भी पेड़ पौधे के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन को समझने के लिए हमें पहले पुष्प को समझना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पुष्प के कौन कौन से हिस्से होते हैं और उनका कार्य क्या होता है। अब इतना समझ लेने के बाद आपको आगे की प्रक्रिया, इसका किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, किस तरीके से इनमें बीज का निर्माण होता है, फलों का निर्माण होता है, वो समझने में आसानी होगी। अब हम देखेंगे कि किसी भी पुष्प में जो कहने का मतलब लैंगिक जनन का जो पूरा प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि पुष्प की संरचना क्या होती है, उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं और उन हिस्सों का क्या कार्य होता है। उसी के आगे हम जब इतना जान लिए हैं तो अब हम देख लेते हैं कि किसी भी पुष्प में लैंगिक जनन कैसे होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी पुष्पीय पौधे होते हैं, पुष्पीय पौधे का मतलब जिन पौधों में पुष्प लगते हैं, ठीक है, और उनको पुष्पीय पौधे बोला जाता है। तो उनमें होता क्या है कि एक लैंगिक जनन होता है पुष्पों के बीच। और हम जानते हैं कि जो पुष्प होते हैं एक ही पुष्प में नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो नर जनन अंग को हमने अभी बताया कि पुंकेसर मतलब पुंकेसर बोला जाता है और मादा जनन अंग को स्त्री केसर बोला जाता है, ठीक है। पुंकेसर में हमने देखा कि उतंत्र होते हैं और परागकोश होते हैं। परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है
और जो स्त्री केसर होते हैं, स्त्री केसर में 3 हिस्से आते हैं। ये अंडाशय आता है, वर्तिकाग्र आता है, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, और इसमें जो बीजों का निर्माण, जो अंडे का निर्माण होता है वो बीजांड में होता है। ठीक है, इतना तो हमने अभी देखा। अब हम देखते हैं कि किस कौन कौन सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है एक नए फल का निर्माण होता है। ठीक है, फल का निर्माण होता है, उसके बाद आगे क्या होता है देखिए, युग्मक का निर्माण। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है युग्मक का निर्माण। युग्मक का मतलब होता है, कहने का मतलब जैसे स्त्री मनुष्यों में युग्मक होते हैं शुक्राणु और अंडाणु। ठीक है, उसी तरीके से एक पुष्प के नर अंग को, नर जनन जो कण होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको पराग कण बोला जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं युग्मक का निर्माण। युग्मक का निर्माण कैसे होता है, युग्मक जनन के द्वारा होता है। युग्मक जनन के द्वारा युग्मक का निर्माण कैसे होता है, युग्मक जनन के द्वारा युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक मैंने बता दिया कि परागकण को नर युग्मक बोला जाता है, और अंडे को, जो यहाँ पे अंडाणु होते हैं, ओवल्स होते हैं, उनको मादा युग्मक बोला जाता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, युग्मक का निर्माण जो होता है युग्मक जनन की क्रिया द्वारा होता है। और उसके बाद इनमें युग्मक के निर्माण में कौन सी प्रोसेस अपनाई जाती है, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन, जैसे पुरुषों में होता है अर्धसूत्री विभाजन, उसी प्रकार से पुष्प में भी जब युग्मक का निर्माण होता है तब अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। और कितने प्रकार के युग्मक होते हैं, तो एक ही पुष्प में मादा जनन अंग भी है और नर जनन अंग भी है। तो इसमें नर युग्मक को परागकण बोला जाता है, परागकण बोला जाता है, या नर कोशिकाएं बोला जाता है। देखिए, जो नर युग्मक होता है उसको परागकण बोला जाता है। ठीक है, और या उसको नर कोशिकाएं भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसका निर्माण कहाँ होता है, देखिए, पर मैंने अभी पहले भी बताया था कि परागकण का निर्माण कहाँ पे होता है, परागकोश में होता है। ठीक है, तो जो नर युग्मक होता है जिसको परागकण बोलते हैं या नर कोशिकाएं बोलते हैं, उसका निर्माण परागकोश में होता है, मतलब पुंकेसर वाले हिस्से में होता है। ये नर जनन अंग के पुंकेसर वाले हिस्से में, कहने का मतलब परागकोश में परागकण का निर्माण होता है और इसी में ये रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और जो मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक, इसको अंडाणु भी बोला जाता है, अंडाणु बोला जाता है या मादा कोशिका बोला जाता है, मादा कोशिकाएं। ठीक है, जो मादा युग्मक, कहने का मतलब मादा युग्मक होता है उसको अंडाणु भी बोलते हैं। ठीक है, या मादा कोशिकाएं बोला जाता है। अब इसका निर्माण कहाँ पे होता है, देखिए, ये अंडाशय है, ये अंडाशय है, उभरा हुआ हिस्सा। इस अंडाशय में यहाँ पे देखिए संरचना बनी हुई जिसको बीजांड कहते हैं। क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। तो बीजांड में बीजाणुओं का निर्माण होता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। बीजांड में बीज धन अंड, मतलब जहाँ पे अंडे का निर्माण होता है उसको बोलते हैं बीजांड। तो इसका निर्माण कहाँ पे होता है, इसका निर्माण होता है बीजांड में। ठीक है, मादा युग्मक का निर्माण कहाँ पे होता है, मादा युग्मक का निर्माण बीजांड में होता है। इतना समझ गए। और नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, परागकोश में। मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूँ फिर से, परागकोश में। ठीक है, तो कितने प्रकार के युग्मक हो गए, 2 प्रकार के युग्मक होते हैं। और किसी भी लैंगिक जनन में 2 प्रकार के युग्मक का होना जरूरी होता है, एक नर युग्मक, एक मादा युग्मक। तो यहाँ पे नर युग्मक को परागकण बोला जाता है, जिसको नर कोशिका भी बोला जाता है। इसका जो निर्माण होता है वो परागकोश में होता है। ठीक है, और जो मादा युग्मक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अंडाणु बोलते हैं या मादा कोशिकाएं बोलते हैं। इसका निर्माण कहाँ पे होता है, अंडाशय के यहाँ पे जो
संरचनाएं पाई जाती है जिसको बीजांड कहा जाता है। बीजांड में बीज का निर्माण होता है, ठीक है, मतलब अंडाणुओं का निर्माण कहाँ पे होता है? बीजांड में होता है, ठीक है। तो इतनी चीज हो गई। अब इन दोनों के बिना तो किसी भी जीव में जनन हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए नर युग्मक और मादा युग्मक जितने भी लैंगिक जनन होंगे, चाहे वो मनुष्य में हो या जानवरों में हो या पेड़ पौधों में हो, दोनों में नर युग्मक और मादा युग्मक का होना बहुत जरूरी होता है। तो हमने जान लिया कि नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है और मादा युग्मक का निर्माण कहाँ पर होता है। अब देखते हैं परागण की क्रिया होगी, ठीक है। परागण का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में पॉलिनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन बोला जाता है। तो देखिए मैं इसको समझा देता हूँ आपको बिल्कुल आसान तरीके से। ये परागकोश है, इसमें परागकण बनते हैं, मतलब इसमें परागकण स्टोर रहते हैं। जब किसी माध्यम से हवा चली या कोई यहाँ पे एक आके कोई कह सकते भंवरा, यहाँ पे भंवरा आके बैठ गया तो यहाँ पे होते हैं पराग, ये परागकोश है, इसमें परागकण रहेंगे। यहाँ पे भंवरा आके बैठ गया तो भंवरे के नीचे देखेंगे तो उनके पंख में थोड़ा सा, कहने का मतलब कांटे जैसे कुछ ऐसी संरचना पाई जाती है खुरदुरे टाइप की। तो ये परागकण जो होते हैं उन्हीं भंवरों के पंखों में चिपक जाते हैं। तब जब भंवरा जाके यहाँ पे वर्तिकाग्र पे जाके बैठ जाता है, यहाँ पे बैठ जाता है तो वर्तिकाग्र होता है चिकना होता है। तो भंवरे के पंख में जो परागकोण चिपके हुए हैं वो इसमें आके चिपक जाते हैं और इसमें चिपकने के बाद ऐसे ऐसे सरसरा के ऐसे चले जाते हैं यहाँ पर। ये अंडाणुओं से निर्माण, मतलब अंडाणुओं से संयोग कर लेते हैं। तो परागण की क्रिया क्या होती है? मतलब परागकोश से परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण बोला जाता है, परागण कहते हैं, ठीक है। परागकोश से परागकणों का, ये परागकोश यहाँ से, ये परागकोश है, यहाँ से परागकण ऐसे ऐसे निकले, मान लिया हवा के माध्यम से जा रहे हैं और यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने की क्रिया को ही परागण या पॉलिनेशन बोला जाता है, ठीक है। परागकोश से परागकणों का हवा के माध्यम से, कीट पतंगों के माध्यम से यहाँ से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण बोला जाता है, ठीक है। तो जब इतना प्रोसेस होता है, अब उसके बाद इतना प्रोसेस होने के बाद क्या होता है? सॉरी, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए, ये इसका है, ठीक है। परागण निषेचन अलग की होता है, मैंने गलती से लिख दिया। तो परागण ये हो गया। निषेचन क्या होता है? जब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब यहाँ पर परागकण आ गए, ठीक है, परागकण जहाँ पे यहाँ पर आए और यहाँ से सरकते हुए, इस वर्तिका से सरकते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं अंडाणुओं के पास, ठीक है। जब अंडाणु के पास पहुंचेंगे तो एक परागकण एक अंडाणु के साथ संयोग करता है। जब संयोग कर लेते हैं, इसके साथ संयोग कर गया, दोनों आपस में मिल गए, ठीक है। कहने का मतलब परागकण और अंडाणु दोनों आपस में मिले तो उससे क्या हो जाता है? निषेचन उसको कहते हैं, ठीक है। तो निषेचन क्या होता है? परागकणों और अंडाणुओं को आपस में मिलने से उनमें निषेचन होता है, फ्यूजन होता है, दोनों आपस में संलयित हो जाते हैं। तो उससे क्या बनता है? उससे युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज कैसे बनता है? जब परागकण किससे मिलेगा? अंडाणु से मिलेगा। जब परागकण अंडाणु से मिलता है तो इससे युग्मनज का निर्माण होता है। जाइगोट इसको इंग्लिश में बोला जाता है। परागकण और जब अंडाणु उसके साथ मिलता है तो इससे युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। यही युग्मनज जो है धीरे धीरे भ्रूण बन जाता है। क्या बन जाता है? भ्रूण मतलब शिशु, चाहे वो उसको कोई कह सकते हैं, जैसे फल का छोटा सा जब हिस्सा होता है, जैसे टिकोरा बोलते हैं,
तो भ्रूण होता है, उसी तरह मनुष्यों में भी होता है। जब शिशु बिल्कुल छोटा होता है तो उसको भ्रूण बोला जाता है। फिर यही युग्मनज जो है धीरे धीरे बड़ा होकर क्या बन जाता है, फल का निर्माण होता है और बीज का निर्माण उसमें हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद जब निषेचन हो जाएगा, ठीक है, ये परागकण, जैसे परागकण और अंडाणु जब आपस में मिलेंगे, युग्मनज का निर्माण, युग्मनज हो जाएगा, वो आपस में संलयित हो जाते हैं, तो उससे एक जीव बनता है। ठीक है, जब जीव बनता है तो वो क्या हो जाता है, वो फल है छोटा सा, ठीक है, भ्रूण है, फल का छोटा रूप होता है। तो यही इसी से बाद में क्या होता है, बीज बन जाते हैं और फल बन जाते हैं। अब बीज का निर्माण कौन करता है और फल का निर्माण कौन करता है? देखिए, ये जो अंडाशय है, ये अंडाशय है ना, ये किसका निर्माण करता है, फल भित्ति का निर्माण करता है। अंडाशय किसका निर्माण करता है, फल भित्ति। और जो बीजांड होता है वो बीज का निर्माण करता है। तो किसी भी फल में फल भित्ति होती है। फल भित्ति का मतलब जिसको किसी भी फल का गुच्छा बोलते हैं, और उसमें बीज भी होता है। ठीक है, तो अंडाशय, ये जो अंडाशय होता है यही बाद में फल भित्ति का रूप ले लेता है, मतलब गुच्छा बन जाता है। और जो बीजांड होते हैं यही उसमें उसके अंदर बीज का निर्माण कर देते हैं। तो इस तरीके से यही हिस्सा बाद में जो है फल बन जाता है। ठीक है, तो चाहे आम का फल, कोई भी चीज का फल हो, तो यही हिस्सा पूरा फल का निर्माण। बाद में ये जो बाह्य दलपुंज हैं, पंखुड़ियां हैं, ये सारी सूख कर झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। ये जो होते हैं ना, ये भी सूख कर झड़ जाएंगे, एक फल बन जाएगा, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे लगता है आपको पूरा ये लैंगिक जनन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से एक पुष्प में फल का निर्माण होता है ये भी समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आपसे इतना ही कहूँगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहें। लाइक अवश्य कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें। वीडियो को चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं अन्य व्हाट्सएप ग्रुप पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। ये क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से किसी भी पुष्पी पौधे में उसमें लैंगिक जनन होता है, पुष्प के कौन कौन से हिस्से होते हैं, सारी चीज़ें होंगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।